अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जस्टिस टीवी के स्पेशल प्रोग्राम टी टाइम विद सीबा मिर्ज़ा में खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, रोज़ाना की बुनियाद पर हमारे साथ मौजूद होते हैं खूबसूरत मेहमान, गुफ्तगू होती है बहुत ही दिलचस्प, साथ होता है आपका, हमारा और चाय का। इसी के साथ आज के मेहमान का हम आपको तारुफ करवाएं, लेकिन उससे पहले मैं बताती चलूँ कि टी टाइम विद सीबा मिर्ज़ा जो है अब सेगमेंट बनने जा रहा है सलामे सुबह, यानी हमारे मॉर्निंग शो का, जिसमें हम ला रहे हैं आपके लिए चहचहाती मुस्कुराती नई सुबह, जिसका आगाज़ होगा बड़ा ही फ्रेश, और उसमें हम प्रोग्राम किया करेंगे एक सेगमेंट के तौर पर टी टाइम विद सीबा मिर्ज़ा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 18-19 प्रोग्राम हो चुके हैं, 20 मुकम्मल होते ही हम सलामे सुबह का पार्ट बन जाएंगे, और उसमें आप मेरे साथ एहसन असलम को ज़रूर देखेंगे। वो हम लोग एक दूसरे के होस्ट होंगे और आपके जो सुबह है उसको हसीन से हसीन तर बनाएंगे। तो बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। तो आज जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं वो मोहम्मद आरिफ हैं, जो एयरलाइन में अपनी खिदमात अंजाम दे चुके हैं और साथ साथ दे भी रहे हैं, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। साथ वो बेहतरीन सिंगर भी हैं, माशाल्लाह इतनी खूबसूरत आवाज़ है, आपको ज़रूर सुनवाएंगे, बहुत ही खूबसूरत नगमे भी खूबसूरत। वो कहते हैं कि हमारे जो शान है, हमारे जो मौसीकी है, रूह की ग़ज़ा है, वो उससे भी आपको लुत्फ़अंदोज़ करेंगे। तो बढ़ते हैं मोहम्मद आरिफ की जानिब। सबसे पहले तो हम उनका दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने अपनी मसरूफ़ियात में से वक्त निकाला। तो अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। सर सबसे पहले तो आपका बेहद शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला, माशाल्लाह टाइम के बहुत पाबंद है, और दूसरा एक और जल्दी भी थी लेकिन फिर भी मैंने लेट करवा दिया, इसके लिए माजरत। नहीं, मेरे लिए ऑनर है कि आपने मुझे दावत दी। हाँ। और मैंने तो खुशी से इसको आपके प्रोग्राम में शिरकत की। सर चाय का प्रोग्राम है, टी टाइम है, तो आप मुझे ये बताएं कितनी पसंद है? चाय ज़्यादा पसंद नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं पसंद भाई? मेरे प्रोग्राम में जितने भी लोग आते हैं थोड़ी थोड़ी पसंद है, मैं कहती हूँ जो बस अब खत्म। बिल्कुल ऐसे कि शुरू से इतनी आदत नहीं थी चाय के लिए। अच्छा। और ऐसा है, आप बाहर रहे हैं, पूरा दुबई रहे हैं? जी तकरीबन 13 साल से मैं बाहर ही हूँ, डिफरेंट कंट्रीज़ में जाना होता है, गल्फ़ पूरे में, तो फिर ये लाइन के अंदर रहना होता है, तो उसमें चाय हम सर्व ही करते हैं। हाँ, और उसमें खुद नहीं पीते। तो आप रहे हैं दुबई में, तो वहाँ पर चाय की ऑपोजिट क्या होता है? कॉफ़ी चलती है, कैपेचिनो या टर्किश कॉफ़ी या इस तरह की। भाई अमीर लोग हैं ना, यही पियेंगे, हम चाय ढाबे वाली चाय पीते हैं। जी। ऐसा ही है? नहीं, बस ऐसा अपनी कोई लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है। अच्छा। इंसान की, और ऐसा है तो, लेकिन फिर भी मुझे बहुत अच्छी लगी चाय, बहुत मज़े की है। चाय मज़े की है भाई, हम अपने कप खाली नहीं छोड़ते, इसमें चाय मौजूद होती है। अच्छा, आप टी टाइम का हिस्सा बने और ज़रूर ये बात देखें। सर आपने दुबई में इतना अरसा गुजारा है, जी दुबई में और पाकिस्तान में आपको क्या फ़र्क नज़र आया? मतलब पॉजिटिविटी, दुबई में क्या अच्छी चीज़ है और पाकिस्तान में क्या अच्छी चीज़ है? जो मुझे बुनियादी तौर पे वहाँ पे लगी, लोगों में एक ये कि एहसास लगा काम और वक्त की कदर करना, टाइम पर हर चीज़ मैनेज होती है। फिर उसके अलावा एक चीज़ है जो लॉ है वहाँ का, उसको सब इम्प्लीमेंट जब होता है उसका, तो वो सब लोग उसके ऊपर एक अपना जो है फॉलो करते हैं उसको। तो हमारे यहाँ कोई इस चीज़ को, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता। तो सर कलम नहीं करते भाई, बड़े ऐसा था, मैं रियाज में सऊदीया में मेरा विज़िट हुआ, तो अच्छा। मैंने भी सुना था कि कुछ ऐसा हो या हाथ काटते हैं। हाँ। लेकिन अब उनकी भी जो सज़ाएं कम कर दी हैं ज़रूर, मतलब कि इबरत है, फिर भी है उस तरह एक खौफ लोगों के अंदर है उसका। हाँ। तभी तो वो सीधे, अब वहाँ मैंने एक चीज़ जो बड़ी अच्छी नोट की, मेन उसका मैं एक वो जिक्र करूँगा कि एक मोटरसाइकिल पे पुलिस वाला है तो वो पूरी हाईवे ब्लॉक कर देता है। हाँ, ये बात है। ठीक है, तो वो किसी की ज़रूरत नहीं कि उसको कोई ओवरटेक करे या ऐसा हो। हमारे यहाँ तो पुलिस वालों को मारा जाता है, कोई रिस्पेक्ट नहीं, हमारे यहाँ तो गालियाँ दी जाती है, और ऊपर से ना ये कहा जाता है कि मैं कहती हूँ कि जितना टफ काम हमारी ट्रैफिक पुलिस करती है, इतनी गर्मी में खड़ी होती है, मैं तो 2 मिनट सिग्नल पे खड़ी हो जाऊँ ना, मैं पागल हो जाऊँ। वो फुल वर्दी में आपको यूनिफॉर्म पहना है, आपको सर्विसेज प्रोवाइड करें,
बट हमारी कौम ये बात जिस दिन समझ गई ना, उस दिन हम आगे ज़्यादा सुधर जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही, वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत अच्छे होते हैं, वो लोग स्ट्रिक्ट। वो कभी ऐसा हुआ आपको पकड़ के उन्होंने या शेख अल हबीब सही लगाई हो फिर, या शेख अल हबीब उनका एक अक्सर एक वर्ड होता है यल्ला यल्ला कहते हैं, यल्ला, इसका क्या मतलब है? कि चले जाओ। अच्छा, यल्ला यल्ला निकल जाओ यार। तो ऐसा कभी हुआ नहीं, लेकिन बड़ी इज्जत मिली है, बहुत ज़्यादा इज्जत मिली मुझे। तो जितने भी मिले, चाहे अरबिक पीपल हैं या और मुख्तलिफ कंट्री से जिन लोगों से सामना रहा, तो बड़ी मोहब्बत मिली और अच्छे मिले। उनके पास सोने के सिक्के भी होते हैं? बिल्कुल, वो लोग तो सोने के कुएं भी है, सोने के सिक्के। हाँ नहीं, कुएं ऑयल के कह लें। अच्छा, ऑयल के, और जो सिक्के हैं वाकई इसमें कोई शक नहीं है कि गोल्ड बहुत है। सोने के कभी आपको मिले सोने के सिक्के? हाँ, मैं लेके आता हूँ तो, लेकिन आज हम इनको अगवा ये भी कहेंगे ये वैसे, हाँ जी, वैसे अलाउ होता है कि नॉर्मल अगर एक पर्सन है तो वो एक सोने की ईंट लेके आ सकता है। अच्छा, जो 5 तोले के करीब होती है। वो ईंट किसी के सर में भी मार सकते हैं? वो नहीं, इतनी बड़ी ईंट नहीं होती, नॉर्मल सी होती है। अच्छा, लेकिन ये कि हाँ, उसके तो कहने कि जिसके सर पे लगेगी उसके तो नसीब जाग जाएंगे। तो लेकिन ये कि हमें अलाउ होता है कि हम 3 ईंट लेके आ सकते हैं। अगली बार जाएंगे ना तो 2 4 6 लेकर आइएगा, 3 मेरे। अच्छा, बाज़ औक़ात ये होता है कि लोग सुसाइड कर लेते हैं बेचारे, ज़िंदगी से तंग आके पंखों से लटक जाते हैं। कोई बुर्ज खलीफा पे चढ़ के वहाँ से छलांग लगाता है, उसका तो सुसाइड भी कई हाई फाई लेवल का होता है। बिल्कुल ऐसा हुआ है कभी? ये रिसेंटली एक वाक़या हुआ है जो मैं आपके गोशगुजार करता हूँ कि आपने देखा होगा कि हरम की बिल्डिंग के जो ऊपर का अहाता है वहाँ से एक शख्स ने छलांग लगाई और सहन में आके गिरा था। ये 3 साल पहले का वाक़या है। तो टीवी में भी बड़ा दिखाया इन्होंने और ऐसा। तो उसका क्या कि जी हालात से तंग था या जैसे भी था, तो उसकी ख्वाहिश थी कि मैं अल्लाह के घर में मेरी रूह निकले। तो लेकिन उसका तरीक़ाकार गलत था। वो तो नेचुरली एक, क्या पता उसके उड़ते उड़ते रूह निकल रही होता है ऐसे, लेकिन वो उसने छलांग लगाई। तो ऐसे भी लोग बड़े दीवाने होते हैं जो बड़ी बड़ी हाईटेक जगहों पे जाकर तो नहीं, वही होता है ना कि बड़े हम लोग तो गरीब बेचारे लोग से फंदा लगा लेते हैं, पंखा भी पनाह मांग रहा होता है। वो तो फिर अपने स्टैंडर्ड की मौत चाहते हैं भाई। बुर्ज खलीफा वो भी एक ट्रेंड हो जाता है कि और इतना अमीर बंदा था, कहाँ से सुसाइड किया? बुर्ज खलीफा से सुसाइड किया। पाकिस्तान में तो देखिए ना, खुदकुशी कैसे हो कि सुसाइड हो, पंखे में लटकेगा तो वैसे भी लाइट नहीं होती। और अगर गैस की वजह से चूल्हा जलाए तो वैसे भी मारने के लिए गैस भी नहीं होती। तो पेट्रोल महंगा है इतना कि वो वैसे भी नहीं खरीद सकता। ऐसे तो बस ये सारे सीन है भाई। लेकिन कुछ लोगों की मौत भी इतनी हाई फाई होती है, लेकिन नहीं करनी चाहिए। जिंदगी एक सी नहीं रहती, वक्त है, बदल जाता है, तो आप कोशिश जारी रखा करें, बस यही कहूँगी। सर, बचपन की बात करें तो बचपन में कैसे थे? शरारती थे या मासूम से थे या लड़ाइयाँ करवा के साइड पे हो जाते थे? नहीं, बचपन मेरा ऐसे ही गुजरा है जी कि कोई शरारत नहीं की। अच्छा। और बड़ा सीरियस रहकर अपने काम के तालीम ली। अच्छा। और बस एक शौक़ था कि मैं लाइन की जॉब करूं। 6 साल की उम्र में मैंने हज किया। माशाल्लाह। तो वालिदा की उंगली पकड़कर, मेरे वालिद बाहर ही होते थे। अच्छा। तो मैंने 6 साल की उम्र में जब हज किया तो बिलीव मी कि मुझे जो ग़िलाफ़े काबा के साथ जब मेरी सांसें उनके मैंने जब मसा किया अपना चेहरा, तो मुझे उसकी जो है एक महक जो है वो एंड तक अभी तक आ रही है। तो वो फिर तो माशाल्लाह कितने उम्रे किए हैं? 23 उम्रे किए और 2 हज हैं। 2 हज जी। तो आपका मतलब कि ये था कि आपने 6 साल की उम्र में पहला उम्रा किया? हज था जी। अच्छा, हज था। उम्रा आपने किस उम्र में किया? उसमें हम 4 महीने सऊदीया में रहे और उस दौरान फिर उम्रे भी हज भी हुए। फिर मैं जब बड़ा हुआ कॉलेज में था तो उन्होंने मुझे मतलब एजुकेशन कंप्लीट हुई तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं बाहर ट्रैवल करूं, बस ट्रैवल करूं। तो वो फिर मेरा ट्रैवल शुरू ही हो गया। मेरी जॉब एयरलाइन में होगी। पहली जॉब गल्फ़ एयरलाइन में हुई, फिर एमिरेट्स में हुई। अभी रिसेंटली मैं सऊदी एयरलाइन में हूँ। माशाल्लाह, एयरलाइन में। बस अब हम भी एयरलाइन में आपको नजर आ रहे हैं। हमारा टी टाइम का प्रोग्राम एयरलाइन में ना करवा ले हम, हैं ऐसे, बल्कि होना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ एक एयरक्राफ्ट के अंदर बैठ के सेगमेंट होना चाहिए। बैठ के सेगमेंट होना चाहिए। यहाँ से हम जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, वहाँ से टी टाइम हो रहा है, क्या मजे का समा होगा नाज़रीन। मेरी तो आंखों के सामने व्यू आ रहा है, खुशफहमी में आ गई हूँ मैं इससे। नाज़रीन, बहुत मजा आ रहा है। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला यही जारी रहेगा, लेकिन इससे पहले लेंगे हम छोटी सी ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा।
बार फिर खुशामदीद कहती हूँ। बहुत मज़ा आ रहा था भाई, मुझे तो वही शेख अल हबीब याद आ रहा है और दिल कर रहा है मैं भी दुबई चली जाऊँ जल्दी से, और इंशाल्लाह इन्हीं के थ्रू जाऊँगी, देख लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ। अच्छा सर, बचपन की बात हो रही थी, आपने कहा बड़े मासूम से थे, शरारती थे, तो अब फील नहीं होता कि यार शरारती नहीं थे, तो अब फील नहीं होता कि यार मैं शरारतें कर लेता, वो टाइम था? बस जिम्मेदारियाँ इतनी आ गई और शुरू से ही बड़े बड़े पन का लगा कि मैं बड़ा हूँ। बड़े भाई थे आप? नहीं, सबसे छोटा हूँ। अच्छा। लेकिन जिम्मेदारियाँ निभाना और लाइफ में कुछ चैलेंजेस लेके करना, इसी तरह म्यूज़िक का जैसे आपने जिक्र किया, तो अभी जैसे रिसेंटली नात मेरी रिकॉर्ड है, ऑन एयर है। आप सॉन्ग भी ला रहे हैं, एक वो सॉन्ग का दिल से ज़रा फास्ट करवाएंगे तो हमारे प्रोग्राम में बताएंगे कौन सा सॉन्ग है आप लोगों को ना वो सुनने से पहले, वो कहता है ऑन एयर आने से पहले ही हम यहाँ पर ऑन एयर करवाएंगे इनसे वो सॉन्ग इंशाल्लाह। किस सिंगर से इम्प्रेस होके आपको कब पता चला कि यार मैं ये काम कर सकता हूँ, लाइक सिंगिंग कर सकता हूँ? ये बचपन से आवाज़ प्यारी थी? आवाज़ तो बचपन से थी, बहुत मेहनत की टीचर ने, उन्होंने एक महीना छोटे से कमरे में बंद करते थे और जो स्कूल टाइम होता था उसी दौरान, फिर कारी फसूद्दीन साहब मेरे फेवरेट थे नात ख्वाह में, तो उनको सुन के शौक़ हुआ, तो आवाज़ थी। फिर म्यूज़िक का भी शौक़ हुआ क्योंकि जो हमारी एकेडमी है, बहुत बड़े नाम है, मेहदी हसन साहब या मैडम नूर जहाँ, तो जी तो उन्होंने जितना राज किया मैडम नूर जहाँ ने, एक छोटा सा जिक्र उनका कि अब इस टाइम जो लता जी हैं उनकी भी ज़िंदगी हो, तो उनको पहला दरियाफ्त करने वाला जो इंसान है वो मैडम नूर जहाँ है, और वो खुद कहती हैं। मैडम के कलाम के 2 लाइनें में ज़रूर सुनाता हूँ। मुझे कुछ यूं नज़र आने लगा है, मुझे कुछ यूं नज़र आने लगा है, वो गोया मुझसे घबराने लगा है, मुझे कुछ यूं नज़र आने लगा है। अंतरा है उसका, अभी कहता नहीं वो अपने मुँह से, अभी कहता नहीं वो अपने मुँह से, मोहब्बत करके पछताने लगा है, वो गोया मुझसे घबराने लगा है, मुझे कुछ यूं नज़र आने लगा है। कमाल, क्या खूबसूरत आपने गाया है सर। अच्छा मैं ये बात करती हूँ कि नहीं सिंगर का कोई कमाल नहीं होता, उसके माइक का कमाल होता है, लेकिन आज मुझे पता चला सिंगर की ओरिजिनल वॉइस होती है। क्या खाती है ऐसा खाने में जितनी प्यारी आवाज़ है? मैं तो आज तक बाथरूम सिंगर ही हूँ। जी एक तो मुझे अचानक से आपने बुलाया और मेरी कोई प्रैक्टिस नहीं थी कि मैंने, आपने अचानक से मैडम का कलाम और वो भी उनका कलाम गाना तो बहुत मुश्किल है, हम लोग हक अदा करें, हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं। तो वो ये कि आवाज़ का जैसे मैंने बताया, मुझे सिर्फ मेरे अंदर एक जिद्दत है, शौक़ है कि मैंने जो भी कलाम पढ़ूं कि वो दूसरे के दिल में उतर जाए, और मैं ज़ोर गले से नहीं लगा रहा, दिल से, कि काम किया जाए कोई भी दिल से हो। बस आपके कलाम में तासीर होनी चाहिए, आपके अल्फाज में तासीर होनी चाहिए कि बंदा ऑटोमेटिकली मतलब कि आपकी तरफ हो, क्या कहते हैं, सुनने की तरफ राग़िब हो जाए। और वैसे भी इस मौसीकी तो रूठी ग़िज़ा है, ये ज़ाहिर सी बात है, और इसमें ये है कि मौसीकी के बगैर आपकी ज़िंदगी मेरे ख्याल से उस तरह आप सर्वाइव नहीं कर सकते, चाहे वो कलाम है चाहे वो दूसरी मौसीकी है, हर इंसान का टेस्ट अलग होता है मौसीकी के लिहाज से। बिल्कुल। कभी कितने अब तक आप जीत चुके हैं प्राइजेस या कुछ मैक्सिमम? वैसे तो होंगे स्कूल लेवल में, कॉलेज लेवल में, कितने तकरीबन, कितनी बार विन किया होगा? बहुत सारी मेरी ट्रॉफीज़ थी स्कूल, तीसरी क्लास से लेके अभी भी हैं। कुछ मेरे जो भांजे भांजियाँ हैं उन्होंने ले ली कि ये इतनी अलमारियाँ भरी हुई हैं तो हम ले लें। तो मैं तीसरी क्लास से मैट्रिक तक टॉप पे था, नात में और मिली नगमे और इस तरह से। तो अभी टीवी के साथ कंसल्ट किया हुआ है, उनके साथ काम हो रहा है। तो बाहर एक दुबई में ऐसे ही शो हुआ, तो आवाज़ किसी को पसंद आ गई, तो वहाँ कंपटीशन था, तो वहाँ पे मेहदी साहब की, मुझे बस ऐसे होता है कि कोई चीज़ अच्छी लगे याद हो जाती है।
तो वो 2 लाइनें हैं, मैं अगर कहें तो सुना देता हूँ। आज तो हमारा प्रोग्राम ही नगमा उस पे, कलाम पे और मौसीकी पे जाएगा। तो वो एक सेमी क्लासिकल सॉन्ग था उनका, बड़ा अच्छा, और वो मैंने किया तो उसमें मुझे प्राइज़ मिला। तो फिर मुझे शौक़ हुआ कि आवाज़ है तो मुझे काम करना चाहिए। तो वो मुश्किल गाना था, तो मैं 2 लाइनें सुनाता हूँ। शादी होता है ना। कदमों तले हर खुशी है, कितनी हंसी जिंदगी है, जीवन यूं ही बीत जाए, आँखों के तू रूबरू है, देखूं जिधर तू ही तू है, तुझ बिन नजर कुछ ना आए, है जिंदगी हमें कभी ज़माना जुदा कर न पाए, कैसे रहेंगे फूल और खुशबू जैसे, बिछड़ेंगे अब कैसे, तुम प्यार मुझे करते ही रहना, सारी उम्र तुम ऐसे। तो इस तरह से था। क्या कमाल, क्या खूबसूरत गाया है सर आपने। तो हम तो फैन हो गए भाई। अब हम आपके साथ बना के रखेंगे ताकि कल को आप अच्छे सिंगर बने तो हम कहेंगे देखें ये हमारे साथ हैं। वैसे भी इंसान जो है जब मेहनत कर रहा होता है, कोशिश कर रहा होता है, और उसके साथ जो लोग मंसूब होते हैं वो उसकी एक एक चीज़ को देख रहे होते हैं कि यार इसने किस तरह स्ट्रगल करके अपना मकाम बनाया। और इंशाअल्लाह हमारी दुआ है कि आपकी आवाज़ ना बड़े बड़े कॉन्सर्ट की जीनत बनेगी इंशाअल्लाह। सर बताएं, ज़िंदगी का भी आपने गाना गाया भी और बहुत ही खूबसूरत था। आपके नज़दीक ज़िंदगी क्या है? मेरे नज़दीक मैं ज़िंदगी एक शफाफ सा कह लें कतरा है समंदर का। जैसे कहते हैं कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, तो इंसान की ज़िंदगी एक शफाफ बिल्कुल मोती की तरह है। हाँ। हमें उसके अंदर एहसास और आज़ी रखनी चाहिए और फेयर रहना चाहिए, क्योंकि बहुत कम वक्त हम लेकर आए हैं इस दुनिया में। हाँ। तो जो हमारे इरादे हैं अच्छे, हम ज़रूर उनको भी पूरा करें। तो वो कतरे की एक मिसाल है कि समंदर में वो कतरा तो महसूस ही नहीं होता, ऐसे वो जज्ब हो जाता है। तो ज़िंदगी में भी ऐसे है कि इंसान जो काम करे खूब कर करे, दूसरे से हमेशा दुआ ले और रात को सोते वक्त हमेशा माफ़ करके सोए सबको। ऐसा ही है कि आजकल की ज़िंदगी एक लम्हे का नहीं पता इंसान के साथ क्या होता है, एक लम्हे का नहीं पता होता है कि क्या कब कैसे हमारे साथ हो जाए। तो आजिज़ी रखनी चाहिए, आपस में इख्तलाफ ख़त्म कर देने चाहिए। सियासत का किस हद तक शौक़ है? बिल्कुल नहीं, सियासत का तो मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है। कई जगहों पे ऐसे डिस्कस होता है, तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि ना डिस्कस करें। मैं भी आज तंग आ गई हूँ, सियासत छोड़ते हैं, आज हम मौसीकी पे ही बात करेंगे। आतिफ असलम की बात करें तो आतिफ असलम और अली ज़फ़र में से कौन सा ऐसा सिंगर है जो आपको आप लगता हो कि यार हाँ इस आतिफ असलम ज़्यादा बेस्ट है या अली ज़फ़र? कंपटीशन टफ है। दोनों बहुत अच्छे सिंगर हैं, लेकिन आतिफ असलम का अंदर जो वैरायटी है आवाज़ की, स्केल ज़्यादा है। जो अली ज़फ़र है उनको अली ज़फ़र का स्केल नहीं, थोड़ी सी पॉलिश जी करने की ऐसा ज़रूरत है। कहेंगे तुम्हारी कौन सा आवाज़ प्यारी है तो मुझे बोल रही हूँ है, ऐसा ही है। और अगर नूरजहां और लता जी की बात करें तो आप किसको, नूरजहां को? देखें मैं तो एक अदना सा इंसान हूँ, लेकिन जो सुनने वाला है वो हम लोग देखें, जो चीज़ कानों को भली लगती है, अब दोनों का नाम बहुत बड़ा है, लेकिन मैडम नूरजहां का नाम और उनकी शख्सियत, लता जी बहुत पीछे हैं उनका ग्राफ। वजह ये कि लता जी का एक आवाज़ का जो टेम्परामेंट है एक लेवल है, मैडम की आवाज़ कहाँ तक जाना और ऊपर से नीचे आना, क्योंकि अब ये मैं भी नहीं, लता जी खुद कह रही थी कि अगर मैडम पार्टीशन के वक्त हिंदुस्तान होती तो मैं ना होती। वो खुद कह रही हैं, एक बहुत अच्छी बात है जो मैंने सुनी उनके मुंह से कि मैडम नमाज़ पढ़ी हैं और लता जी कहती मुझे बहुत ख्वाहिश थी कि कोई मुझे मिलवा दे नूरजहां जी से, और मैं उनके गाने सुन सुन के मैं रियाज़ करती थी। तो 44-45 की वो बात बता रही हैं कि मुझे जब मिलवाया गया उनसे, तो जब मैडम से मिलवाया गया तो वो नमाज़ पढ़ी थी और रोने लग गई दुआ मांगते हुए। तो वो कहती कि मैंने इनसे पूछा कि आप रो क्यों रही थी,
तो उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह से मांग रही थी कि जो मैं काम कर रही हूँ वो और अच्छा हो। तो अब मैडम भी उस टाइम होंगी 22 या 25 के बीच की एज की, और लता जी उस टाइम 14 साल की थी। तो वो पेशेंट देखें, और वो एक ईमान का जज्बा कि काम से मोहब्बत के लिए वो रो रही हैं। तो लता जी का जो है वो ग्राफ तो बहुत बड़ा है उनका भी इंडस्ट्री में, लेकिन मैडम जी जो उस्ताद होता है वो फिर उस्ताद ही रहता है। और ऐसा ही है, मैं खुद, हम लोग जितने मर्जी कामयाब हो जाएं, लेकिन हमारे असातिज़ा से हम आगे नहीं निकल सकते, हम अपने माँ बाप से आगे नहीं निकल सकते। तो ऐसा ही मौसीकी में भी होता है। हम अपने जो नूर जहाँ साहिबा हैं या दूसरे हैं, तो जितने भी आज के सिंगर्स मिल जाए ना, तो वो उनका मुकाबला मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। एक चीज़ अगर हम ब्रेक के बाद करें ताकि नाज़रीन कहीं ना जाए, उनको हमने बिठा रखना कि देख पूरा प्रोग्राम ब्रेक के बाद, ठीक है नाज़रीन, एक चीज़ हम ऐड करेंगे लेकिन करेंगे ब्रेक के बाद। तब तक के लिए हमारे साथ रहिएगा। तो लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। सिबा मिर्ज़ा में एक बार फिर खुशामदीद। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग वेट कर रहे होंगे कि ना जल्दी से वो एक बात ऐड कर दी जाए। तो जनाब बताएं वो एक बात क्या थी? बिल्कुल, वो एक बात का ये जिक्र था कि जैसे मैडम की जो आवाज़ है वो 7 दहाइयों तक रही है, और लता जी के 5 दहाइयों तक का एक सफ़र है। तो हर दहाई में उनकी आवाज़ चेंज रही, और बहुत सारे उनके जो नंबर्स हैं वो हमारे सामने ऑन एयर नहीं हुए। 10-15 गाने ही जो हैं छोटे से थे, हम चाइल्डहुड से तो वही सुनते आ रहे हैं। तो उनके जो नंबर्स हैं इतने हिट वो भी दोबारा ऑन एयर हों और पता लगे कि उनकी आवाज़ कहाँ तक है। और उनके कलाम को वो ताज़गी दोबारा से मिलनी भी चाहिए। माशाल्लाह उन्होंने अपना एक वक्त दिया है, अपना एक आवाज़ दी है। बिल्कुल। आप सिवा आपको भी पता है कि इंडियन म्यूज़िक इंडस्ट्री ने सब मैडम को कॉपी किए हैं। मैडम के हिट नंबर जितने हैं वो इंडिया में कॉपी किए गए गाने बेशुमार, और वो मैडम के कलाम को सुनते हैं बेशुमार गाने। आजकल वैसे कलाम, वैसी मौसीकी, वैसी ताज़गी, वैसी चाशनी, वैसी खूबसूरती क्यों नहीं आ रही? शायद लिखने वाले कम रह गए हैं, लिखने वाले कम है। और आजकल हमारे यहाँ ये भी होता है ना शायद कि अजीब सी लैंग्वेज है, म्यूजिक सर के ऊपर से ही गुजर जाता है, सर के ऊपर से गुजर जाता है, समझ नहीं आती अच्छा ये सॉन्ग था, ये क्या था। लेकिन मैं आपकी ये कंप्लेंट दूर करूंगा, जो मैं अपने एल्बम के लिए जो म्यूजिक और जो लिरिक्स, आप एक सॉन्ग ला रहे हैं, मैंने सुना है, वो हम इधर पास करवाएंगे, लेकिन प्रोग्राम में जाते जाते उसका एंड हम इनके गाने से करेंगे, वो वीडियो भी शूट करेंगे इंशाल्लाह ये, और जल्द आपकी समातों में नजर खूबसूरत गीत भी आएगा, और आप सुन के आपको एहसास होगा कि यार आज भी हमारे पास वो टैलेंट मौजूद है जो कई साल पहले मौजूद था। और मेरी यही दुआ है कि अल्लाह पाक आपको मज़ीद आपकी आवाज़ में तासीर पैदा करे, जो लोगों के दिलों में उतरे। सबसे बड़ी बात यही होती है कि एक सिंगर है, ख़ास तौर पर उसकी आवाज़ अगर किसी के दिल को अच्छी लगती है ना, तो बस फिर वो छा जाता है। तो हमारी ये दुआ है कि आप भी आएँ और छा जाए ज़रूर इंशाल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कभी ऐसा हुआ कि बचपन में होता था ना कि बबल खा रहे हैं, हम बबल निकाल के उसकी शेप्स लगा के फिर हम डाल देते हैं? ऐसा नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं किया। मैं भी बताऊँ तो सच्ची कह रही हूँ, मैं अभी कभी कभार अभी बैठी होती हूँ ना, बबल खा रही होती हूँ, बबल निकाल के ये, तो सारे कहते हैं आप तो बड़ी हो जाओ, मैं कहती हूँ बचपना शायद नहीं किया। बिल्कुल, कई लोगों में होता है ऐसे। अब मेरा जो है कि ऐसी एक्टिविटी दूसरों में जो देखी है तो की नहीं आती है, क्या नहीं होता है, थोड़ा सा लगता है, लेकिन वो ये एक्टिविटी ऐसी होती है कि जो इंसान को खुद भी नहीं पता वो कर क्या रहा है। तो इसी को बचपना कहते हैं। मैंने अपने बचपन में ये किया कि साथ वाले घरों की बेल बजा के तो भाग जाना था, तो अपनी गैलरी में खड़े होना, तो पानी फेंक देना, पौधों की वो एक बड़ी क्यारी होती है घर के बाहर, तो वहाँ से हम पानी फेंक देते थे, दूसरे जो गुजर रहे होते थे वहाँ से गली से। तो इस तरह की शरारत थी। किस उम्र में आपके दांत चुरा लेके गया था?
ऐसा हुआ नहीं, बस चूहा लेकर नहीं गया। दांत इनके डर के बारे चूहा लेके ही नहीं गए, इनके दांत है। ऐसा हुआ कि बस गिर गए, लेकिन ये कि उसके बाद जो है अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह पक्के गिरने वाले। वो दांत चूहा ले गया, वो चूहा कौन सा है भाई, मुझे भी दिखा दो वो चूहा। और वो अक्सर ऐसा होता था कि रात को सोते वक्त ही लेके जाता था, दिन की रोशनी में हम देख ले अपने दांतों को कर रहे होते थे, अच्छा ये आ गया। ऐसा। और उसके बाद हम कहते थे तकिया के नीचे रखो तो परियां 10 रुपए देके जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन कभी दे के नहीं जाती थी, ऐसे परियां भी लाने देती है पाकिस्तानी परियां ये। तो बचपन में सारी शरारतें हुई। आप की लाइफ होती है, हर बंदे की कॉलेज लाइफ भी होती है, बड़ी माशाल्लाह से मोहब्बत वाली लाइफ भी होती है, उस एरिया में आपको बड़ी मोहब्बतें होती है। तो कभी ऐसा हुआ कोई मोहब्बत हुई और हुई वो मिली या नहीं मिली? ये तो सवाल आपने बहुत खतरनाक किया है, क्योंकि ये मिंगल है ना, मिंगल है नहीं मैरिड? जी हाँ मैरिड हूँ। कह रहे नहीं है, देख लें। ऐसा है कि वो शादी ज़बरदस्ती की होगी, लेकिन जो मोहब्बत थी वो हुई, लेकिन बस हासिल नहीं हो सकी। क्यों नहीं हुई? बस उसमें बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं। मेरी तरफ से इशू था, बस वालिदा ने नहीं माना, उन्होंने कहा कि नहीं।